90s में रेसलिंग देखना हमेशा से एक अनोखा अनुभव रहा है फैंस के लिए और कल्ट फैंस रेसलिंग के 90s में ही हुआ करते थे और जो एक्साइटमेंट हुआ करता था आज इस सोशल मीडिया ने उसे ख़त्म कर दिया है। आज के व्यूवर्स पहले से ही एडवांस हो चुके हैं, पर जब हम टीवी पर WWE या WCW देखते थे तो व्यूवर्स की दीवानगी एक अलग ही लेवल पर रहती थी। WCW ने 90s में रेसलिंग को डोमिनेट किया था और NWO स्टोरी लाइन ने प्रोफेशनल रेसलिंग को एक नया डायरेक्शन दिया था और इस पीरियड में WCW ने एक ऐसे स्टार को लॉन्च किया था जिसने अपनी एक अलग ही लेवल की लीग बना डाली थी। अब WCW में एक ऐसे सुपर ह्यूमन सुपरस्टार की एंट्री हुई थी जो अपने अपोनेंट्स की ऐसी बैंड बजाता था कि उसका खेल मात्र 1 मिनट में खत्म कर देता था। यहाँ पर एंट्री होती है बिल गोल्डबर्ग की WCW में, जिसने अपने आगमन से प्रोफेशनल रेसलिंग में ऐसी आग लगाई कि व्यूअर्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा सुपरस्टार जिसने स्क्वैश मैचेस को एक्साइटमेंट के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया था और एक ऐसी अनडिप्टेड स्ट्रीक बनाई जिसने मंडे नाइट वॉर्स की आग को और भड़का दिया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल गोल्डबर्ग की अनडिप्टेड स्ट्रीक की कि कैसे गोल्डबर्ग ने प्रोफेशनल रेसलिंग को डोमिनेट किया था। विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग रेसलिंग में आने से पहले एक फुटबॉल प्लेयर थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे कभी प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना हाथ आजमाएंगे और वे यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की तरफ से फुटबॉल खेला करते थे, जहां पर उनकी टीम का नाम था जॉर्जिया बुलडॉग्स। पर एक इंजरी की वजह से उन्हें अपना फुटबॉल करियर खत्म करना पड़ा था और ये उनके लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। और जब उनका फुटबॉल करियर खत्म हो गया था तब उनके पास एक ही काम बचा था, सिर्फ और सिर्फ जिम में जाकर वेट्स उठाने का। गोल्डबर्ग मेन इवेंट फिटनेस जिम में वर्कआउट करते थे और एक बार वे अपना वर्कआउट कर ही रहे थे कि उनकी पीठ के पीछे स्टिंग, लेक्स लूगर और बफ बैगवेल उन पर हंस रहे थे। गोल्डबर्ग एक सेंसिटिव व्यक्ति थे और उनके बारे में कोई हंसी मजाक करे वो भी उनकी पीठ के पीछे ये उन्हें पसंद नहीं आया था। वे उन पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बोले, ना कि मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाए। और वे उन्हें पीटने की धमकी दे देते हैं। जिन्हें वे पीटने की बात कर रहे थे वे प्रोफेशनल रेसलर्स थे। गोल्डबर्ग का नेचर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। उन्हें जो अच्छा लगता था तो वे वैसा रिएक्ट करते थे और बुरा लगता था तो वो वैसा रिएक्ट करते थे। इसके बाद गोल्डबर्ग की मुलाकात हुई थी डायमंड डैलास पेज से गोल्ड क्लब में और पेज यहाँ पर गोल्डबर्ग से इंप्रेस हुए थे और उन्हें लगा था कि उनकी कंपनी इस आदमी से पैसा कमा सकती है। और एरिक बिशॉफ को भी गोल्डबर्ग से मिलने के बाद लगा था कि उनकी कंपनी में वे 4 चांद लगा सकते हैं। गोल्डबर्ग की बिशॉफ से बात भी हुई थी फोन पर, जहां पर गोल्डबर्ग ने बिशॉफ के आगे ये डिमांड रखी थी कि वे उन 500 पाउंड्स के रेसलर जैसे नहीं होंगे रिंग में जो शिट दिखें और वे एक तरह का डिफरेंस बनाकर बताएंगे। और ये गोल्डबर्ग की तरफ से एक बोल्ड स्टेटमेंट था। गोल्डबर्ग कभी भी रेसलिंग के फैन नहीं रहे और ना उन्होंने कभी रेसलिंग में अपना करियर बनाने की कोई इच्छा जाहिर करी होगी और उन्हें रेसलिंग बिजनेस के बारे में भी कुछ नहीं पता, पर उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वे रेसलिंग में कुछ अलग प्रकार का कर सकते हैं। गोल्डबर्ग की फिजिक बहुत इंप्रेसिव थी और उन्होंने अपना एक मैसिव फ्रेम मेंटेन करके रखा था। गोल्डबर्ग ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी और WCW पावर प्लांट में उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें सार्ज ने ट्रेन किया था, पर उनके कैरेक्टर का विजन अभी तक क्लियर नहीं था। फिर गोल्डबर्ग ने अपना हेड शेव किया और एक टैटू उन्होंने अपने कंधे पर गुदवाया था और भाई एक सुपरस्टार की अलग ही लेवल की वाइब उन्होंने दे दी थी और उनका लुक स्टीव ऑस्टिन जैसा दिखने लगा था। पर उसी समय बिशॉफ को यह रियलाइज हो गया था कि ये व्यक्ति मेन इवेंट सुपरस्टार निकलेगा। गोल्डबर्ग के कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए पावर प्लांट के सार्ज ने काफी हेल्प करी थी, जहां पर सार्ज ने गोल्डबर्ग को सुप्लेक्स करने का यूनिक तरीका बताया था जो गोल्डबर्ग के साथ एसोसिएट होकर लेजेंडरी बन गया था, जिसे बाद में जैक हैमर कहा गया था। 1997 में WCW प्रोफेशनल रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनी थी और उस समय बेबी स्टार रेसलर्स की पूरे रोस्टर में कमी थी और उस कमी को पूरा किया तो गोल्डबर्ग ने। WCW ने अपनी विनिंग स्ट्रीक भी कायम रखी थी WWE के अगेंस्ट। WCW उस टाइम पर प्रोफेशनल रेसलिंग के फेस को चेंज कर चुकी थी। सितंबर 1997 के मंडे नाइट्रो पर बिल गोल्डबर्ग ने अपना डेब्यू किया था, जहां पर गोल्डबर्ग का मैच था ह्यू मॉरिस से और गोल्डबर्ग ने उनके फिनिशर पर भी किक आउट कर दिया था। गोल्डबर्ग 290 पाउंड्स के एथलेटिक एबिलिटी वाले परफॉर्मर थे और उन्होंने अपने डेब्यू में ही ह्यू मॉरिस को स्क्वैश कर दिया था, जहां पर गोल्डबर्ग ने ह्यू मॉरिस जो 300 प्लस पाउंड्स का बंदा है उसे इजीली पिक करके स्लैम भी किया था। और मैच खत्म होने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ था, जहां पर मीन जीन गोल्डबर्ग से पूछते हैं कि आपने अपने अपोनेंट को मैन हैंडल करके रख दिया, और इसके जवाब में गोल्डबर्ग बिना कुछ बोले वहां से चले गए थे और यहाँ से गोल्डबर्ग को अगले हफ्ते फिर से देखने की हाइप क्रिएट हो गई थी। और अगले हफ्ते गोल्डबर्ग ने बारबेरियन को स्क्वैश किया था। फिर हर हफ्ते दर हफ्ते गोल्डबर्ग अपने अपोनेंट्स को स्क्वैश करते ही चले गए थे। गोल्डबर्ग के अंदर एक अलग ही लेवल का एक्सप्लोसिवनेस थी। उनकी एंट्री होती थी, वे किसी ड्रैगन की तरह फायर को ब्रीथ करते थे। रिंग में आकर स्पीयर, जैक हैमर और बूम अपने अपोनेंट्स को पिन करके वे चले जाते थे मात्र 90 सेकंड्स में ही, और कुछ मैच तो 1 मिनट तक भी नहीं चलते थे। स्टैंडिंग रिएक्शन मिलता था। अब वे अपने हर मैच के बाद हुज नेक्स्ट के चैंट करने लगे थे। यहाँ पर उनकी एंट्री भी एक अलग लेवल का फील दिया करती थी। फैंस और व्यूअर्स में गोल्डबर्ग सुपर ओवर थे और हर हफ्ते गोल्डबर्ग अपनी अनडिफिटेड विन से आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर अब उनकी विनिंग स्ट्रीक के बारे में कमेंट्री पर भी मेंशन किया जा रहा था। पर एक बार विलियम रीगल के साथ मैच में गोल्डबर्ग की रेसलिंग एबिलिटी एक्सपोज होती दिख रही थी, पर उससे उनकी विनिंग स्ट्रीक पर असर नहीं पड़ा था।
एक पॉइंट पर गोल्डबर्ग को बैक स्टेज हिट मिलने लग गई थी उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक के लिए, क्योंकि एक हफ्ते पहले वे 1-0 होते थे, फिर अगले हफ्ते वे अपने आप 11-0 हो जाते थे, पर उससे उनके डाई हार्ड फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बैक स्टेज लॉकर रूम में गोल्डबर्ग से ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड रेसलर्स थे, फिर भी यहाँ गोल्डबर्ग को एक रॉकेट जैसा पुश मिल रहा था, क्योंकि उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक बिलीवेबल लग रही थी। यहाँ पर गोल्डबर्ग एज अ बेबी फेस फैंस में सुपर ओवर होते जा रहे थे, और उनके फैंस में गोल्डबर्ग ऐसे सुपर ह्यूमन थे कि जब भी वे अपने अपोनेंट्स पर जैक हैमर दिया करके उन्हें हराते थे, क्राउड पागल हो जाता था। ऐसा फैंस का कनेक्शन किसी रेसलर के साथ उस टाइम पर प्रोफेशनल रेसलिंग में पहली बार ही देखने को मिला था। अप्रैल 20, 1998 को गोल्डबर्ग ने रेवन को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। गोल्डबर्ग अपने से बड़े अपोनेंट्स को भी इजीली लिफ्ट कर लेते थे, और ये एक बहुत अनोखी बात थी। अब गोल्डबर्ग का बहुत बड़ा चैलेंज वेट कर रहा था। हॉलीवुड होगन प्रोफेशनल रेसलिंग के पायनियर थे, और यहाँ गोल्डबर्ग का मैच होगा हॉलीवुड होगन से, जहां पर WCW थंडर पर होगन वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच अनाउंस होता है JJ डिलन के द्वारा कि गोल्डबर्ग नंबर 1 कंटेंडर है हॉलीवुड होगन के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच होगा एटलांटिया जॉर्जिया में, जो गोल्डबर्ग का होम टाउन है, और यहाँ पर बस अच्छा था, फैंस में गोल्डबर्ग क्रेजी थे, और ये हो रहा था जॉर्जिया डोम में। यहाँ गोल्डबर्ग उनके मैच से पहले नर्वस थे, और पूरी अरीना में गोल्डबर्ग का नाम झूम उठा था। और इस पॉइंट पर गोल्डबर्ग ने प्रूव कर दिया था कि वे वर्दी हैं इस मौके के लिए, वो भी हल्क होगन के अगेंस्ट। और ये चीज गोल्डबर्ग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वे फुटबॉल छोड़ने के बाद किसी दूसरे प्रोफेशन में इतने सक्सेसफुल होंगे। गोल्डबर्ग होगन के सामने खड़े होने पर ही अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि वे होगन के साथ रिंग शेयर कर रहे हैं। और जब उनका मैच हुआ था तो गोल्डबर्ग भी अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग शुरुआती मिनट्स में होगन को डोमिनेट करते हैं, फिर होगन अपने हील टैक्टिक्स दिखाते हैं। फिर मैच का एंड वैसे ही सिमिलर फैशन में होता है जैसे गोल्डबर्ग अभी तक परफॉर्म कर रहे थे, स्पीयर और फिर जैक हैमर। और यहाँ गोल्डबर्ग ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, और होगन को हराकर वे वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, और क्राउड गोल्डबर्ग के नाम से झूम उठा था। और इसके बाद गोल्डबर्ग पर NWO के मेंबर्स ने अटैक कर दिया था, और उनकी मदद के लिए उनकी फुटबॉल के टीममेट्स आ जाते हैं। और इस मोमेंट को गोल्डबर्ग अपनी लाइफ में नहीं भूल पाए थे, और यहाँ से गोल्डबर्ग अब पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो गए थे, और वे एक पॉप कल्चर आइकन हो गए थे, और यहाँ से वे एक मार्केटेबल स्टार के तौर पर आगे बढ़ रहे थे। फिर आता है अक्टूबर 98 का हैलोवीन हैवक पेपर व्यू, जहाँ पर गोल्डबर्ग का मैच था DDP के साथ, और ये मैच गोल्डबर्ग के WCW के करियर के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक था, जहाँ पर DDP गोल्डबर्ग को कड़ी टक्कर दे रहे थे, और ऐसा लगा था कि उनकी स्ट्रीक टूट जाएगी। और यहाँ पर गोल्डबर्ग जब DDP को जैक हैमर देने की कोशिश करते हैं तो DDP उन्हें डायमंड कटर दे देते हैं रिवर्स करके, और बाद में रिजल्ट हमेशा की तरह गोल्डबर्ग की फेवर में गया था। गोल्डबर्ग इसके बाद भी अनडिफिटेड जा रहे थे, और यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था, जो पूरे WCW और गोल्डबर्ग के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। स्टारकेड 98 में गोल्डबर्ग वर्सेस केविन नैश का मैच होने वाला था, जो था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ बैक स्टेज पॉलिटिक्स ने केविन नैश को क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया था। केविन नैश ने कहा था कि गोल्डबर्ग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल था, जो 6 फीट 4 इंचेस का 300 पाउंड्स का बीस्ट था, उसे पिन डाउन करना बहुत मुश्किल था, और उस मैच में गोल्डबर्ग नैश के मूव्स को सेल भी नहीं कर रहे थे। तो उनके मैच में दूसरे रेसलर्स इंटरफेयर करते हैं, जो किसी भी हाल पे गोल्डबर्ग को रोकना चाहते थे, पर यहाँ स्कॉट हॉल एक कैटल पॉट से गोल्डबर्ग को इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे देते हैं, जिसका फायदा उठाकर केविन नैश गोल्डबर्ग को जैक नाइफ देते हैं, और यहाँ पर गोल्डबर्ग की अनडिफिटेड स्ट्रीक टूट जाती है, और केविन नैश जीत जाते हैं। और WCW ने यहाँ पर अपने सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की हत्या कर दी थी, और उसी दिन गोल्डबर्ग का बर्थडे भी था, और केविन नैश की मदर की डेथ एनिवर्सरी भी। केविन नैश को क्रिएटिव कंट्रोल देना WCW की बुकिंग मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। गोल्डबर्ग की स्ट्रीक और आगे तक जा सकती थी, क्योंकि इस डिफीट से गोल्डबर्ग की मॉन्स्टर छवि अफेक्ट हो गई थी, पर यहाँ गोल्डबर्ग ने मैनेजमेंट के हिसाब से अपना पार्ट प्ले किया था, जैसा उन्हें बताया गया था और वैसा पे किया गया था। और ये डिसीजन WCW के हिसाब से सही नहीं गया था, और यहाँ से ही WCW ने अपनी कबर खोद ली थी। पर गोल्डबर्ग का करियर WCW में कंटिन्यू रहा था, लेकिन जो ओरा गोल्डबर्ग ने अपने इस अनडिफिटेड स्ट्रीक के दौरान बनाया था वो इनक्रेडिबल था। जिस तरह वे अपने सुपर एक्सप्लोसिव मूव से अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करते थे, वो इससे पहले कभी भी देखने को ही नहीं मिला था, और फैंस के लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस था। गोल्डबर्ग ने WCW के खत्म होने के बाद 2003 में WWE में एंट्री करी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वे फैंस में पॉपुलर थे, पर उनका करियर 1 साल तक ही रहा था, और 2016 में वे वापस आए थे, पर तब तक वे अपनी प्राइम को क्रॉस कर चुके थे। गोल्डबर्ग ने 2016 में एक वीडियो गेम के प्रमोशन के दौरान WWE में रिटर्न किया था और ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था, और उनकी राइवलरी पर हम किसी दूसरे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिर गोल्डबर्ग को यहाँ पर WWE रेगुलरली बुक करती चली गई थी, क्योंकि इतने टाइम से रेसलिंग से दूर रहने की वजह से गोल्डबर्ग की रेसलिंग एबिलिटी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और उन्हें फैन से भी हेट मिलने लगी थी। फिर उन्हें वन हिट वंडर का टैग दे दिया गया था, और प्रेसिडेंट गोल्डबर्ग ने गंथर को चैलेंज किया है, और उसका रिजल्ट क्या होगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये था वीडियो गोल्डबर्ग के अनडिफिटेड स्ट्रीक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल।